मेरा नाम है अभिषेक दोनेरिया और मैं एक योग शिक्षक हूँ। मैंने अपनी योग जर्नी लगभग आज से 8 साल पहले शुरू करी। अभी मैं फ़िलहाल मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ सैम ग्लोबल विश्वविद्यालय में। मेरा नाम विष्णु दोनेरिया है। मैं भी एक योग शिक्षक हूँ पिछले तकरीबन 8-9 सालों से। और मेरी पढ़ाई पहले दिल्ली मोरारजी देसाई योग संस्थान से हुई है, फिर बरकतुल्लाह से, और फिलहाल मैं योगशाला चलाता हूँ और वीएनएस कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर योग विभाग में अभी कार्यरत हूँ। पहले मैं अभिषेक जी से ही जानना चाहता हूँ कि योग की जब हम बात करते हैं तो आज योग को विश्व में पूरी लोकप्रियता मिल चुकी है और लोग समझ चुके हैं कि योग के फायदे क्या हैं और योग को अपनाना क्यों ज़रूरी है। आपसे पूछा जाए योग की महत्ता तो क्या कहेंगे? देखिए सर, योग की महत्वता तो बहुत विशाल है, लेकिन जब हम बात करते हैं सर योग की, तो जो सनातन समय से जो देखा आ रहा है, हमेशा समस्याएँ बहुत अलग रही हैं योग को लेके और निजी जीवन को लेके। तो योग ने हमेशा ही उन सब चीज़ों में अपना बहुत बड़ा अधिकार जमा के उनको ठीक किया। आज का जो समय है वो बहुत ही ऐसा समय है जो आजकल के बच्चों ने कभी देखा नहीं है। पुराने समय में चीज़ें बहुत अलग हुआ करती थी, संसाधन बहुत कम थे, लेकिन आज के समय में हमारी योगशाला में बहुत बच्चे आते हैं, तो वो बड़े ही मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं, क्योंकि चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे उनकी जो पेरेंटिंग है वो बहुत ऐसी है कि आजकल बच्चे मानसिक रूप से बहुत बीमार होते जा रहे हैं। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, या सिर्फ हम आसनों की बात करें, तो धीमे-धीमे उनको इतना फ़ायदा मिलता है कि वो पहले से बहुत बेहतर हो पा रहे हैं। जैसे आजकल हमारे योग संस्थान में लगभग 7-8 बच्चे हैं, जो जब उन्होंने योग शुरू किया था, तो वो बहुत डरे हुए रहते थे, मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते थे, लेकिन आज लगभग उनको 1 डेढ़ साल हो गया है, तो उनके पेरेंट्स ये खुद बोलते हैं कि वाक़ई में योग से कितना प्रभाव पड़ा है। क्योंकि जब एक उम्र बढ़ती है, तो धीमे-धीमे शरीर में हार्मोनल चेंज होते हैं। हाइट बढ़ना हो, शरीर का विकास होना हो, उनमें हार्मोन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। योग जब आप शुरू करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं या ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो वो हर एक ग्लैंड्स पे, हार्मोन्स पे इफ़ेक्ट करती है, जिससे उनके शारीरिक विकास में और मानसिक विकास में योग बहुत ही आध्यात्मिक उन्नति करता ही करता है। विष्णु जी, आपने क्या महसूस किया है कि योग जब आज पूरे विश्व में लोकप्रिय हो चुका है, तो क्या वजह रही होगी कि इसको पूरी दुनिया ने मान्यता दी है? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि योग बहुत शुरू से ही विख्यात था, लेकिन बस समय की दशा ये थी कि वो विश्व विख्यात नहीं था। और आज के समय पे सब लोग ये जानते हैं कि आपको किसी भी रूप से स्वस्थ होना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी तरीके से, योग एक अहम भूमिका निभाता है। मतलब आज से ही ना, प्राचीन समय से भी देखें, तो योग एक ऐसे प्रतिबिंब का काम करता है, जो सामने दर्पण है, जो आपकी वास्तविकता आपको दिखाता है। आपको किसी भी आयाम से, मतलब दुनिया में जैसे हम आज के, क्योंकि हम लोग बहुत न्यू जनरेशन के लोग हैं, तो हम लोग बहुत नई तरीके से साइंटिफिकली प्रूवन मांगते हैं। तो जैसे डब्ल्यूएचओ, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बताता है कि हमें, मतलब इंसान वही स्वस्थ है जो शरीर से, मन से, आध्यात्मिक, समाज से, हर तरीके से स्वस्थ है। और पूरे संसार में योग के सिवा ऐसा कोई भी कार्य क्षेत्र नहीं है जो इंसान को समस्त रूप से स्वस्थ बनाए। एक योग ही ऐसा है जो आपके हर आयाम को स्वस्थ बनाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है आप योग में एक्सपर्ट बने। आप अगर कॉरपोरेट में हैं, आप लॉयर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, यदि आपको स्वस्थ रहना है, आप चाहते हैं कि आप जैसा भोजन खाते हैं वो अच्छे से पचे, आप चाहते हैं आपको नींद अच्छी आए, आप चाहते हैं आपकी जीवन शैली बहुत अच्छी बने, आप चाहते हैं आपको हर प्रकार के दुखों का सामना करने में मजबूती मिले, हिम्मत मिले, तो योग को बशर्ते आपको अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन जितना जल्दी आप अपनाओगे, उतना जल्दी आपको सुख महसूस होगा। तो क्या बात है! मतलब अपनाएँगे तो आप सुखी भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे। अभिषेक जी, हम अपने कार्यक्रम में लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ बीमारियाँ जो आज अमूमन देखी जा रही हैं, छोटे से लेकर बड़े तक में, उन बीमारियों का भी ज़िक्र करें और योग उससे कैसे कारगर हो सकता है उन बीमारियों को दूर करने में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि मांसपेशियों का दर्द और घुटनों का दर्द, ये आज बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो बताएँ कि ये क्यों हो रहा है और योग में ऐसे कौन-कौन से आसन हैं, प्राणायाम हैं, जिनसे हम इस दर्द को दूर कर सकते हैं? सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि मांसपेशियों को लेके संबंध में। देखिए सर, आज का जो समय है वो मोस्टली लोगों का समय है, और आप देखेंगे तो फ़ोन में बहुत ज़्यादा जाता है, मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं उनकी एक समय के बाद आके शरीर बहुत अकड़ने लग जाता है। हमारे संस्थान में भी जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो इसी समस्या से ग्रसित हैं कि उनकी बैक पेन बहुत ज़्यादा है, या अपर बैक बहुत ज़्यादा है, शोल्डर पेन है, वो सब इसीलिए है क्योंकि उनकी मांसपेशियों में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलापन है, वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया है। तो और दूसरी चीज़ है घुटनों का दर्द। जैसा कि आपने बोला कि घुटनों का दर्द क्या है कि एक मूवमेंट के बाद आके कहीं न कहीं आहार की भी
कमी है जिससे शरीर में नुकसान होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अभ्यास की भी कमी है। तो जो भी लोग ये सुन रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि वो लगातार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। जितना अच्छा अभ्यास आप सूर्य नमस्कार का करेंगे, प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ, प्रॉपर किसी टीचर के सामने करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो धीमे-धीमे आप देखेंगे कि 15 दिन बाद, महीने भर बाद, डेढ़ महीने बाद शुरुआत में आपकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, लेकिन एक समय बाद आप उससे बहुत रिलैक्स फ़ील हो पाएँगे। आप देखेंगे कि आपकी शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं, वो धीमे-धीमे लचीली हो रही हैं और कहीं न कहीं पेन कम होता जा रहा है। दूसरी चीज़ है घुटनों के दर्द के लिए, यदि आपका घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा है, तो आप कुछ आसन को बहुत अवॉइड करें, जैसे कि वज्रासन है और ज़्यादा घुटने वाले आसन अवॉइड करें। लेकिन धीमे-धीमे करते-करते आप देखेंगे कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास है, तो वहाँ पे जहाँ पे आपको घुटना बेंड हो रहा है, वहाँ बहुत सँभल के बेंड करें। घुटने की कुछ क्रियाएँ होती हैं, जैसे जब आप दंडासन में बैठ जाएँ, उसमें आप अपने घुटनों को टाइट करें, घुटनों को ढीला छोड़ें। ये क्रिया कम से कम 20 से 25 बार करें। अपने हाथ के अंगूठे से घुटने की जो हड्डी होती है, जिसको हम पटेला बोलते हैं, उसको आप लगाकर एंटी क्लॉकवाइज़ और क्लॉकवाइज़ घुमाएँ। उससे आप देखेंगे धीमे-धीमे बहुत आप में फ़र्क आता जाएगा। विष्णु जी, आपने क्या महसूस किया है कि आज घुटनों का दर्द इतना ज़्यादा कई बार देखा जा रहा है कि लोगों को ट्रांसप्लांट कराने तक की नौबत आ रही है। एक समय था जब एक एज में हमें ये कराना पड़ता था, लेकिन अब तो कम उम्र के युवाओं को भी ये दिक्कत महसूस हो रही है। क्या वजह है इसकी? और कौन से आसन हैं जिसे हम रोज़ाना अपना दें और कुछ समय दे दें 5-10 मिनट भी, तो उससे हमें लाभ हो? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आज के समय की लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि चाहे वो 22 साल का बच्चा हो, चाहे वो 25 साल का, हम लोग अक्सर हमारी जो काम है वो सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है। हम लोग 8-8, 9-9 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे घुटने बहुत अकड़ने लगते हैं और धीरे-धीरे करके उन घुटनों की मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं और कमज़ोर पड़ने लगती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग आज के समय पे जो हम लोग सुबह शौच के लिए जाते हैं, वो इंग्लिश कमोड यूज़ करते हैं, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपके घुटने पूरे खुल नहीं पाते हैं। और आप देखोगे चाहे 2 फ्लोर की बिल्डिंग हो, ऊपर जाने के लिए हम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है खान-पान। हमारे आज के समय पे ना तो हमारा खान-पान इतना ज़्यादा अच्छा है, आब-ओ-हवा इतनी ज़्यादा साफ़ नहीं है। तो इन सब के बावजूद अगर आपको ठीक रहना है, तो उसका एक ही तरीका है, वो है योग। कि आपको दिन में कम से कम 40 से 45 मिनट अपने लिए निकालना है। और सबसे बेसिक चीज़ अगर ऐसा है कि आप सिर्फ़ हमें सुन के अभ्यास करना चाहें, तो सबसे अच्छा तरीका आप वॉक करें। पहले आप धीमे-धीमे 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर छोटे-छोटे स्टेप से वॉक करना शुरू करें। और रही बात योग की, सबसे अच्छा है कि आप योग आसन पे अपना आसन बिछाइए और उस पे धीरे-धीरे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास शुरू कीजिए। हम अंगूठे से लेकर के टखने तक, घुटने तक सबके रोटेशन है, सबके मूवमेंट्स हैं, वो करना शुरू कीजिए। जानु शीर्षासन है, पश्चिमोत्तानासन है, ऐसे छोटे-छोटे अभ्यास ज़्यादा देर होल्ड ना करके 10-10, 20-20 सेकंड अगर आप होल्ड करते हैं, तो आप देखोगे 1 हफ्ते के अंदर आपको महसूस होगा कि आपके घुटनों में ताकत आना शुरू हो गई है। क्योंकि पहले ये बीमारियाँ होती थी उम्र के साथ-साथ, उम्र ढलती जा रही है 60, 55, 60 पे हमारे दादाजी लोगों के घुटने खराब होते थे, लेकिन आजकल दादाजी लोगों ने हमारे भाई-बहनों के घुटने खराब हो रहे हैं। मतलब 10 कदम चलने पर उनके घुटनों में तकलीफ होती है। इसलिए सबसे अच्छा जो है बहुत अच्छा खान-पान रखें और व्यायाम करें और योग अभ्यास निरंतर करें, ताकि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार भरपूर बना रहे और मांसपेशियाँ इतनी मजबूत रहें कि कम से कम आप अपने वज़न को उठा के कभी भी कोई आपातकालीन स्थिति में 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर भाग सकें। कभी भी परिस्थिति खराब बनने पे आप 2-3 फ्लोर छत को चढ़ सकें। इतने घुटनों में आपकी ताकत होनी ही चाहिए और उसका एक ही माध्यम है, वो योग अभ्यास करना। प्रतिदिन 40 से 45 मिनट समय ज़रूर निकालिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही आपका जीवन खुशहाल रहेगा। अगर जीवन आपको खुशहाल बनाना है तो स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपके घुटने में दर्द है, फिर आपका जो सफ़र है वो कितना ही सुहाना क्यों ना हो, आपको सफ़र में आनंद नहीं आएगा। अभिषेक जी, आज हर किसी की ये क्षमता नहीं होती है कि वो ट्रांसप्लांट करा पाए अपने घुटनों का। तो योग क्या गारंटी देता है कि ये नियमित अभ्यास से हम उस स्थिति को टाल सकते हैं जिसमें ट्रांसप्लांट कराने तक की नौबत आ जाती है? देखिए सर, मैं 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। आज तो सर, एक तो आज 4 मई है और आज ही के दिन एक योगी हैं शिवानंद जी, उनका निधन हुआ है। उनकी एज 128 वर्ष थी। तो आप सोचिए कि 128 वर्ष तक उन्होंने हमेशा बस यही बोला है कि योग अभ्यास की वजह से ही वो इतनी दीर्घ आयु वो जी पाए और बहुत ही स्वस्थ तरीके से जी पाए। ऐसे-ऐसे आसन वो उनका अभ्यास करते थे, जैसे जो आजकल यंगस्टर नहीं कर पाएँगे, जैसे सर्वांगासन हो गया, शीर्षासन हो गया। तो 128 की उम्र सोचना हमें लगता है कि बिल्कुल नामुमकिन है। तो जैसा कि विष्णु जी ने बोला कि आप बस शुरू करेंगे धीमे-धीमे। शुरुआत में आपको बहुत पेन होगा घुटने में, आपको लगेगा जैसे डॉक्टर बोल देते हैं कि लिक्विड की कमी हो गई है, ग्रीस बोलते हैं कि कम हो गया है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि दीर्घ अभ्यास होना चाहिए, मन में श्रद्धा भाव हो,
आप धीमे-धीमे शुरू करिए। आप भले ही आपको बैठा ना जाए, आप चेयर पे बैठिए, आप गद्दे पे बैठिए, आप बेड पे बैठिए, लेकिन धीमे-धीमे करके शुरू करिए। आप देखेंगे कि धीमे-धीमे सिर्फ़ सूक्ष्म क्रियाओं के ही बलबूते पे आप इतना फ़र्क महसूस करेंगे कि आपको चलने-फिरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। धीमे-धीमे फिर आप आसन लगाने भी लग जाएँगे और आपको बिल्कुल भी ट्रांसप्लांट करने की 1% भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ़ आपके ऊपर है, आप अपना दिनचर्या को बहुत बेहतर करें, अपने आहार को बेहतर करें, आप अपनी निद्रा को बेहतर करें और अपने अभ्यास को बेहतर करें। तो विष्णु जी, समय क्या निर्धारित होना चाहिए हमारे योगाभ्यास का? एक सही समय क्या है? देखिए, वैसे सही समय तो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त बताया जाता है, प्रातः सुबह बताया जाता है। लेकिन आज के समय पे हम सबको पता है कि हम सबके लिए, क्योंकि जो हम लोग 8-10 घंटे की नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो इतना जल्दी उठना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि सुबह जब हम कोई भी काम के लिए निकलते हैं, उससे पहले आधा पौना घंटा हम अपना योग का अभ्यास करें। अगर वो भी नहीं होता, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं है कि आप योग का अभ्यास करना चाहते हैं। चाहे वो दोपहर का समय हो, चाहे वो शाम का समय हो, चाहे वो सुबह का समय हो। लेकिन अभ्यास के दौरान बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अभ्यास से पहले हमने भोजन ना किया हो। भोजन करने के तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे के उपरांत आप अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद 1 घंटे बाद आप कुछ खाएँ-पिएँ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और बिल्कुल निश्चिंत होके अभ्यास शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आपको स्वस्थ रहना है, तो आप दवाइयों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को नहीं गुज़ार सकते। दवाइयाँ अगर आप घुटने की खाओगे, तो धीमे-धीमे उसका असर आपकी किडनी और लिवर पे होना शुरू हो जाएगा। और दुनिया की बड़ी से बड़ी दवाई भी आपको उतना मजबूत नहीं बना सकती, जब तक आप स्वयं का अभ्यास शुरू नहीं करते। वो आपको पेन किलर दे सकते हैं, आपके कुछ दिनों के दर्द से निजात मिल सकती है, लेकिन आप चाहें कि आप 60 साल तक दौड़ते रहें, 80 साल तक आप वॉक करते रहें, 70 साल तक फुटबॉल खेलते रहें, तो उसके लिए आपको योग अभ्यास करना ही पड़ेगा, वो भी नियमित रूप से। क्योंकि जैसे शरीर हमारा एक मंदिर की तरह है और ये अनुशासन है। योग में हम लोग हमेशा यही पढ़ाते हैं, अथ योगानुशासनम। अनुशासन के बिना योग संभव ही नहीं है। जिस प्रकार हमें डेली भोजन की आवश्यकता होती है, हर दिन हमें शौच की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार हमें रोज योग की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो प्रतिदिन बदलता है। आयुर्वेद इसको कहता है प्रतिपल क्षीणम, यानी कि हर समय ये समाप्त हो रहा है। जैसे हमें हर रोज अपने नाखून साफ करने हैं, अपने दांत साफ करने हैं, ठीक उसी प्रकार लोगों को लगता है कि हमने 2 महीने कर लिया, अब हम 6 महीने सो सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये नियमित अभ्यास है। प्रातः काल उठ के आपको अभ्यास करना है, और प्रातः नहीं भी होता है तो जब भी आपको समय मिले तब अभ्यास कीजिए, और निश्चित रूप से वो 100% नहीं, 1000% आपको लाभ देगा ही देगा। लेकिन बस एक ही चीज़ है, उसमें धैर्य रखना पड़ता है। आप अभ्यास शुरू कीजिए, अच्छे गुरु की निगरानी में अभ्यास कीजिए, और समय बदलते-बदलते आप देखोगे आपके घुटने ट्रांसप्लांट तो छोड़िए, इतनी ज़्यादा ताकत आपको महसूस होगी, आपको लगेगा कि आपके नए घुटने आ चुके हैं। तो बस एक ही चीज़ है, वो है निरंतर अभ्यास करते रहना। तो चलते-चलते अभिषेक जी, आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुनने वालों को संदेश क्या देना चाहते हैं योग के संबंध में? देखिए, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है जिसमें वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं प्रभु श्री राम से कि आदि से ही व्याधि उत्पन्न होती है और व्याधि से ही आदि उत्पन्न होती है। अर्थात कि मानसिक रूप से ही यदि आप किसी प्रकार की मानसिक बीमारियाँ आप में आती हैं, तो धीमे-धीमे कहीं न कहीं वो परिवर्तन आपके शरीर में देखने को मिलता है और आप शरीर से भी बीमार हो जाते हैं। और यदि कोई बीमारी शरीर में पहले आती है, तो कहीं न कहीं आप मानसिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं। तो वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि आपको अति आवश्यक है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ योग अभ्यास करें, कि योग अभ्यास ही ऐसा है कि आपको दोनों आयामों पर आपको स्वस्थ रखेगा। इसलिए जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि योग एक ऐसी शक्ति है, हमेशा अपने लक्ष्य को बहुत छोटा ना समझें कि हमें बस शारीरिक रूप से ठीक होना है। योग के लक्ष्य बहुत बड़े हैं, यदि आप इनका निरंतर अभ्यास करेंगे तो कहते हैं कि योग से तो जो पुरुष है वो ईश्वर की ख्याति तक प्राप्त करता है। तो आप बस निरंतर अभ्यास करते रहिए, यही मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा सर। आपका क्या संदेश है विष्णु जी? मेरा संदेश भी यही है, इसी प्रकार का है कि देखिए, अगर हमें जीवन मिला है और हमारे बहुत बड़े उद्देश्य हैं, लेकिन यदि आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप उस उद्देश्यों को कभी अचीव नहीं कर सकते। यदि आप चाहते हैं कि आप जीवन में कुछ ऐसा करें जो आपको साथ साथ समाज के लिए कल्याणकारी हो, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको स्वयं को स्वस्थ होना पड़ेगा। और योग एक ऐसी चीज़ है जो भारत की सबसे बड़ी देन है पूरे विश्व में। आज हम देखेंगे, अब भारत में ही लोग कई बार इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं,
लेकिन हम लोग देखते हैं कि विदेशों में इसकी इतनी ज़्यादा ख्याति बढ़ चुकी है कि लोग आज के समय पर अमेरिका, लंदन, जापान से भारत सीखने आते हैं, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। यदि हम इसको नहीं अपनाएँगे, आज वही चीज़ योग जब विदेश में जाके योगा बन के आता है, तो हम लोग बड़े प्रसन्नता के साथ उसको अपनाते हैं। लेकिन ये हमारी धरोहर है, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है, जो हमें मतलब आनुवांशिक रूप से मिला हुआ है। हमारे पूर्वज इन्हीं चीज़ों से ज़िंदा थे, 100, 200, 300 साल तक जवान रहते थे। उनका आहार इतना अच्छा होता था कि वो हमेशा स्वस्थ रहते थे। हड्डियों में, शरीर में इतनी ताकत होती थी और उनकी साधना इतनी जटिल होती थी कि आप सोच के देखो कि जैसा वो चाहते थे, हकीकत में वैसा होने लगता था। और आज के समय में हम देखें, चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे कोई से भी हों, और सिर्फ धर्मनिरपेक्ष वाली बात नहीं है, हर संस्थान में, हर ग्रंथ में योग के बारे में बताया जाता है। आज के समय पर आप देखोगे बीटेक वालों को कभी स्पोर्ट्स बेशक कम खिलाया जाए, लेकिन उनको योग पढ़ाया जाता है। आज एमबीए करो, फार्मेसी में जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ, इंजीनियरिंग में जाओ, कहीं भी जाओ, योग एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट ने इसीलिए रखी है ताकि हर इंसान, हर एक छात्र छात्रा उसको पढ़े, उसको अपने जीवन में अपनाए, ताकि जो प्रेशर है, जो तनाव है उनके जीवन में, उनसे वो निजात पा सके। और योग के अलावा दुनिया में, संसार में कोई सा माध्यम नहीं है जो आपको सर्वांगीण विकास दे सकता है, सर्वांगीण स्वस्थ आपको करता है। तो बस एक ही निर्देश है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आनंदित रहें। बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी और विष्णु जी आपसे बात करके और योग के बारे में, योग की महत्ता के बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उसे यदि हमारे श्रोता अपनाते हैं तो निश्चित ही वो स्वस्थ भी रहेंगे, लाभान्वित रहेंगे। समय देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।